आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि मैं अपने 5 से 11 लाख रुपए दूंगा जो वसीम रिजवी को जूता मारेगा? सर ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? तो जनता के सामने सच रखते हैं। हमारा जो नेता है वो झूठे नेता नहीं है और लोगों की तरह वो सच बोलते हैं। कि आपका ये जो बयान है इलेक्शन करीब में है, आपको इस बयान से कहीं ना कहीं दंगे फसाद और जो हिंदू मुस्लिम जो वसीम रिजवी के बयान से दंगे फसाद होने का डर है। आपके 11 लाख रुपए देने से कोई डर नहीं नहीं आपने एक मुद्दा और दे दिया, तूल दे दिया है ये बयान देकर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इलेक्शन में आप चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। सर गठबंधन भी तभी करता है ना जब आपके पास कुछ होगा, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। उन्हें दिखता है कि आपके पास वोट बैंक नहीं है, तो जनता आपके पास अखिलेश यादव या मायावती क्यों है? फिर परेशान क्यों है? परेशान नहीं होना चाहिए उन्हें। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से AIMIM के नगर अध्यक्ष जनाब एडवोकेट साहब वकील रशीद हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। अभी हम आपको ये बता दें कि अभी बीते दिन पहले ही इन्होंने एक बयान दिया है कि वसीम रिजवी जो आप त्यागी हो चुके हैं, उनको अगर मेरा जूता कोई मारेगा तो मैं 11 लाख रुपए दूंगा। काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल में इनकी चर्चाएं चल रही हैं, इनकी वीडियो वायरल हुई है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि मैं अपने 5 से 11 लाख रुपए दूंगा जो वसीम रिजवी को जूता मारेगा। सर ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? देखिए, वसीम रिजवी जैसे लोग जो हैं वो आप उनके सारे हिस्ट्री उठा के देखेंगे, उनके सारा बयान देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो किसी साजिश के तहत जो है वो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहता है। वो लगातार ऐसे बयान देता है जिससे समाज में तनाव पैदा हो। वो ये चाहता है कि इलेक्शन करीब है तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहता है कि देश हमारा जो है दंगे की चपेट में आ जाए, हमारा उत्तर प्रदेश दंगों की चपेट में आ जाए। उसकी कोशिश ऐसी लगती है। तो ऐसे लोग, अब उनके जितने बयान हुए, ऐसा तो है नहीं बयान बहुत अच्छे हैं भाई, बयान ख़राब है। हिंदू भी बुरा कह रहे हैं, मुसलमान भी बुरा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में उन्होंने हिंदू धर्म की आड़ ले लिए तो लोग उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो लोग भी उनको गलत कह रहे हैं कि भाई ऐसे बयान नहीं दे सकता कोई भी। जब आप किसी के गुरुओं को, पैगंबरों को, किसी के देवी देवताओं को आप कैसे बुरा कह सकते हैं? और वसीम रिजवी देर कर रहे हैं ये काम, और करने के बावजूद इनके ऊपर FIR भी हो रही है। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसके ऊपर FIR कराई, सबसे पहले FIR कराई, और भी लोगों ने कराई है। इसने सरकारी संपत्ति बेची है और भी बहुत से आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब हमारी साथ मसला ये है कि जब सारी चीज़ें हमने एक लीगल वे में कर ली तो उसके बावजूद उस आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी की जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। तो इसीलिए हमने तय किया कि हम ऐसे लोगों का जो दूसरों के खुदाओं को, देवी देवताओं को गलत कहते हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ करते हैं, तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाता है तब तक उसका सामाजिक बहिष्कार होना ज़रूरी है, सोशल बाइकआउट ज़रूरी है। और ये जूता मारने की बात जो है ये सोशल बाइकआउट की तरफ जो है पहला कदम है। नहीं सर, आप वकील हैं, पेशे से वकील हैं, आप इसके नाम से FIR करवा सकते थे, अपने साथियों को साथ ले जाकर SDM DM को ज्ञापन दे सकते थे। ये बयान देने की क्या जरूरत? देखिए, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, ये लीगल जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसा तो है नहीं वसीम रिजवी के ऊपर जो है वो मुकदमे दर्ज नहीं है, या हेट स्पीच के नहीं है, या 295 के नहीं है, सब कुछ है। जब सब कुछ है तो उसको वो जेल के पीछे क्यों नहीं है? अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया वो? तो हमारा मकसद ये है कि जो भी किसी भी देवी देवताओं को, गुरुओं को, पैगंबरों को गलत कहे उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं है तब तक उसका सामाजिक बहिष्कार हो। क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो हैं वो एंटी सोशल हैं। जब एंटी सोशल हैं तभी तो उस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो जब तक वो जेल में जाने का, भेजने का मकसद क्या है कि वो जो एक अच्छा और सभ्य समाज है उस समाज में से गंदगी को निकाल के जेल में डाल दिया जाता। यही तो मकसद होता है जेल का। ठीक, अब वो जेल में है नहीं तो अब हम समाज में रह के हमने उसका हल ये निकाला कि इसका सोशल बाइकआउट बड़ा ज़रूरी है। जब तक इन जैसे लोगों का सोशल बाइकआउट नहीं होगा, जब इनको शादी में नहीं बुलाएगा। देखिए, इनके परिवार ने इनसे नाता तोड़ लिया, इनके भाई बहनों ने इनसे नाता तोड़ लिया, इनकी सगी माँ ने इनसे नाता तोड़ लिया। ठीक, तो अब ना इनको कोई शादी में बुलाएगा, ना इन्हें कोई हैप्पी बर्थडे में बुलाएगा। ठीक, ना ये किसी की मौत में जा सकते। तो जब तक इन लोगों का सोशल बाइकआउट नहीं होगा इन लोगों की समझ में नहीं आएगी।
ये हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना एक जो है वो एक केस जो है वो बिल्कुल आपका फिक्स हो जाए कि जो ऐसा करेगा उसके साथ ये होना है, ये इबरत का निशान बनना चाहिए। सिंह आनंद ने अपना तो लिया है, उन्होंने त्यागी बनवा दिया है। अब पहले वसीम रिजवी थे, उन्होंने अपना लिया है, उन्हें पूजा पाठ सब। त्यागी क्या चीज़ है? त्यागी जात है या गोत्र है, जो कुछ भी है। तो हमने हमारी जितनी मालूमात है, हमारे हिंदू भाइयों ने जो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई भी जाति जो है वो कन्वर्जन से जाति ख़त्म नहीं होती, जाति ना बनाई जा सकती किसी की, ठीक। जाति बाय बर्थ होती है, ठीक। धर्म जो है वो एक विचार है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो एक इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, वो एक विचार है। विचार कोई भी अपना सकता है, जाति कोई नहीं अपना सकता। तो ये तो शुरू से ही जो पहला स्टेप लिया वो भी गलत लिया। आप अगर आप बता रहे हैं मैं ये फला जाति का हूँ, तो आप वो जाति के है भी नहीं, आप वो भी झूठ बोल रहे हैं। आप है ही नहीं, टेक्निकली नहीं है, उस धर्म के अकॉर्डिंग ही नहीं है, उस धर्म के अकॉर्डिंग में नहीं है। कहीं ना कहीं आपने जेल भेजने का बीड़ा उठाया है। इससे पहले भी आप CA/NRC को लेकर एक्टिव थे, आपकी अगुवाई में मुरादाबाद में CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ था। दूसरा जिम्मा जैसे जैसे नज़दीक इलेक्शन आ रहे हैं, आपने एक मुद्दा और दे दिया, तूल दे दिया है ये बयान देकर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इलेक्शन में आप चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, अब देखिए, जब हमने CA/NRC की शुरुआत करी थी, हम तो किसी राजनीतिक दल में थे नहीं, हम किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, हम तो सिविल सोसाइटी के लोग थे, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं, तो प्रैक्टिस करते थे। अब जब CA/NRC का मैटर आया तो हमने ये देखा कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उसको उठाने की तैयारी नहीं है, सब बच रहे थे उससे। तो हम मुसलमानों में से एक सिविल सोसाइटी निकल के आई नौजवानों की, और हमने वो उसकी शुरुआत करी। ईदगाह में हमने 2 महीने तक धरना लगाया। अगर कोरोना काल नहीं आता वो धरना चल रहा होता, या ये कानून वापस हो गए होते सारे के सारे। तो उसके बाद हमने राजनीतिक दल ज्वाइन किया है, और वो भी अभी 3-4 महीने पहले जब ओवैसी साहब मुरादाबाद आए तो तब हमें वो ज्वाइन करा के गए, तब हमने ज्वाइन किया था। तो ऐसा नहीं कि राजनीति जो है वो हमारा करने का मकसद था, ये सब चीज़ें प्लान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसी जैसी स्थिति बनती है, सिचुएशंस बनती है, आदमी वैसे फैसले करता है, उसी के हिसाब से फैसला लिया था। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपका ये जो बयान है, इलेक्शन करीब में है, आपको इस बयान से कहीं ना कहीं दंगे फसाद और जो हिंदू मुस्लिम जो वसीम रिजवी के बयान से दंगे फसाद होने का डर है। आपके 11 लाख रुपए देने से कोई डर नहीं होगा डर, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होगा। अगर कोई जीसस, अब देखिए वसीम रिजवी जैसे टाइप के लोग जो होते हैं ना, कल को वो TRP के लिए जीसस क्राइस्ट को बुरा कह देंगे, राम जी को बुरा कह देंगे, ठीक। वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो एक साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं समाज में तनाव पैदा हो। हमारे 11 लाख रुपए इस वजह से हैं ताकि समाज में से तनाव कम हो। जब ये एंटी सोशल एलिमेंट समाज में से कम होंगे तो तनाव कम होगा। इसके लिए सरकार है ना, सरकार काम करेगी इसके लिए। सरकार कहाँ कर रही है काम, आप बताइए। सरकार हम प्रशासन ने उसके ऊपर मुकदमे कर दिए, लोगों ने कंप्लेंट करी, उन्होंने मुकदमे कर दिए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वो सलाखों के पीछे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा भाई? आपने एक एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो समाज में खुला क्यों छोड़ रखा है? आप चाहते हैं कि मतलब और तनाव पैदा हो समाज में। मसला क्या है, वसीम रिजवी के बयान की वजह से जो बयान दे रहे हैं सारे के सारे, कोई एक बयान तो है नहीं। जो बेरोजगारी मुद्दा है, आपका शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे हो गए साइड। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे हो जाए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे हो जाए, बस। तो बताइए, हम हिंदू मुस्लिम बुनियाद पे कब तक वोट करते रहेंगे? कब तक हम जाति के नाम पे वोट करते रहेंगे? हम लोग कब तक हम जो है सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम सभ्य समाज में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कब तक हम जो है वो सिर्फ जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे बचते रहेंगे? हमें ये नहीं चाहिए। इससे पहले डिप्टी CM का ही एक बयान आता है कि मथुरा काशी की तैयारी है, काम जारी है, मथुरा अभी बाकी है। देखिए, किसकी, कौन से CM की बात कर रहे हैं? CM के। अच्छा, जो स्टूल पे बैठते हैं उनको बैठने के स्टूल वाले। अच्छा, तो मौर्य जी जो हैं, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पार्टी के लोगों को मेरी सलाह है कि वो लोग जो हैं अपने मौर्य जी के लिए सोफ़े का इंतज़ाम करें। कम से कम सोफ़ा तो पड़वाएं। जब दूसरे के लिए सोफ़ा पड़ा हुआ है, ब्राह्मण के नहीं पड़ा हुआ है, ठाकुर के नहीं पड़ा हुआ है, तो मौर्य जी के लिए भी सोफ़ा पड़ना चाहिए। ये तो इक्वलिटी की बात हो गई। फिलहाल वो जो कह रहे हैं, ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता वही कहलाता है, ये रिश्ता वहीं आके जुड़ता है सारा का सारा। मैं जो आपसे कह रहा था अभी कि ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहन वहीं से है। ये प्रोत्साहन जो मिल रहा है वसीम रिजवी को, ये संरक्षण प्राप्त है, ये वहीं से ही है।
सर बहुत बड़ा बयान कह रहे हैं कि मतलब इन्हें संरक्षण जो मिल रहा है वो ऊपर के लोग दे रहे हैं। भाई भाई सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं ना, जेल में क्यों नहीं है? जेल में क्यों नहीं है? अभी कोई मामूली आदमी टक्कर हो जाए, किसी का झगड़ा हो जाए, आप उठा के कुछ नहीं करेंगे, 151 में चालान तो कर ही देंगे उसका, 323 5,000 का किस्त तो बना ही देंगे उसके ऊपर, फौरन बना देंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि समाज में तनाव पैदा ना हो, शांति भंग ना हो। यहाँ पे वो पूरे देश में शांति भंग करे फिर रहा है, उल्टे सीधे बयानात दे रहा है, और वो जेल में नहीं है। तो हम क्या समझेंगे इससे? देश के गृह मंत्री खुद कहते हैं अगर दूरबीन से देखोगे तो दूर दूर तक गुंडे नहीं दिखाई देंगे, तो वो गुंडे नहीं दिखाई देते? अब पता नहीं उनके पास दूरबीन पता नहीं कौन सी वाली है, उनसे पता कीजिए। उनकी दूरबीन ख़राब है, उनकी दूरबीन ख़राब है। उनसे कहिए सही दूरबीन खरीदें, और सरकारी पैसे से खरीदी जाएगी, अपने पैसे से खरीदेंगे नहीं वो, तो वो खरीदें दूरबीन, उन्हें दिखेगा। एनसीआरबी का डाटा देख लें उस दूरबीन से, बस जो एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो उठा के पढ़ लें। वो उन्हीं का जारी करा हुआ है, वो पढ़ लें उसे, वो दिख जाएगा उन्हें। क्राइम कम नहीं हुआ है। क्राइम का कहाँ कम हो रहा है? बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। 42 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे देश की अब है। ऐसी क्राइम बढ़ रहा है। महिलाओं पे जो सुरक्षा का मैटर है वो एक इशू है बहुत बड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि रात के 12 बजे महिलाएं गहने पहनकर बाहर निकल सकती हैं। रात के 2 बजे ही तो दलित महिला का जो है वो उन्होंने शमशान में उसके बगैर माँ बाप की इजाज़त के उन्होंने लाश जला दी थी, जिस दलित महिला का रेप हुआ था। यह है तो ये इन्हीं की सरकार में है। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी जो पार्टी है AIMIM पार्टी, वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा वादा कर रही है। अभी पीछे खबरें चल रही थी कि अभी 303 और जो सीटें हैं उस पर भी तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं गठबंधन की भी बातें चल रही हैं, छोटे छोटे दलों को साथ लेने की। किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल है आपकी पार्टी में, क्या वजूद है इस वक्त चुनाव को लेकर? देखिए, अभी 2-3 महीने पहले जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब मुरादाबाद आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐलान किया था कि हमारे दरवाजे सपा बसपा के नहीं खुले हुए हैं। ये शुरुआत जो थी, ये बात जो थी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कही, शौकत साहब ने। अब आप इस बात की मायने ये समझिए कि ये बात जो थी वो कंस्ट्रक्टिव बात है, लोगों को जोड़ने की बात है, जोड़ने की तो बात थी ना, ठीक। अब अखिलेश यादव और बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब जनता ये सब देख रही है, ये सब कुछ ये बिहार में कह चुके थे, यही सब यहाँ पर कर रहे हैं ये सब। सर, गठबंधन भी तभी करता है ना जब आपके पास कुछ होगा, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। उन्हें दिखता है कि आपके पास वोट बैंक नहीं है, तो जनता आपके पास अखिलेश यादव या मायावती क्यों है? फिर परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं होना चाहिए उन्हें। वो ना चंद्रशेखर रावण से परेशान है, वो ना शिवपाल सिंह यादव से परेशान है, ना वो आम आदमी पार्टी से परेशान है, ना वो बहुजन समाज पार्टी से परेशान है, वो किसी से परेशान नहीं है। समाजवादी के जितने नेता ऊपर के बैठे हुए हैं सब हमसे ही परेशान है। भाई क्यों परेशान है? जब हम नहीं, हमारी इतनी उपयोगिता नहीं है तो आप हमें छोड़ दीजिए ना, जनता फैसला कर लेगी। हराएंगे भाई हम नहीं, या हम नहीं हराएंगे, हमारा मकसद हराना नहीं है, ये जनता तय करती है। हम थोड़ी हराएंगे किसी को, हम कौन होते हैं किसी को हराने वाले, जिताने वाले? हम ये तो चाहते हैं कि हम इस हार जीत के जो हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हम उसको हराने आए हैं और फलाने को जिताने आए हैं, हमारा ज़िंदगी का मकसद फलां पार्टी को हराना है, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है खुद जीतना, और ये जनता कैसे जीतेंगे सर? जब 403 सीटों पर लड़ लीजिए, जनता फैसला कर देगी आपके लिए, तो जनता तय करेगी। 403 पर क्यों नहीं लड़ रहे? अब ये तो हमारा जो क्या कहते हैं टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, हमारे बैरिस्टर साहब हैं, ये सब लोग तय करेंगे कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि आवेदन तो हर सीट से आ रहा है। भाई आवेदन ही सब जगह से है, जब डिमांड है तो सप्लाई तो होगी। तो फिर सभाओं में ये क्यों कहते हैं कि हम 100 पर लड़ेंगे, हो सकता है कि 100 से ज़्यादा पर लड़ लें? ठीक है, क्योंकि 135 लोगों के आवेदन हो चुके हैं, वो इस वजह से बात की जा रही है। तो हम सच नहीं बोल रहे, हम तो जनता के सामने सच रखते हैं। हमारा जो नेता हैं वो झूठे नेता नहीं हैं और लोगों की तरह, वो सच बोलते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो जनता के सामने रख देते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं। हमारे पास 135 लोगों के आवेदन आए हुए हैं, हमने 100 सीट की बात करी, 135 लोगों के आवेदन आ गए, तो जनता को बता दी बात, जो सच बात है। सच बात है। लेकिन अभी इससे पहले जो आपकी असदुद्दीन ओवैसी साहब की कानपुर में सभा हुई है, अब तक की सभा ये मानी जा रही है कि और सभाओं के मुकाबले सबसे ज़्यादा उनका जो अटैक था वो समाजवादी पार्टी के ऊपर था, और जो दिल से कहते हैं कि जो बचाव कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा बोले हैं वो आज़म खान को लेकर बोले हैं। क्या कुछ लगता है आज़म खान के लिए जो जितना बोला जा रहा है और सभाओं के मुकाबले कानपुर में बोले हैं? तो नहीं बोलना चाहिए, सब गूंगे बन जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारत के अंदर एक ऐसी शख्सियत है अकेली कि जो जहाँ पे भी जुल्म होगा, जिसके साथ भी होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहाँ उसकी मदद के लिए, बोलने के लिए खड़ा होगा।
कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी वाले नहीं बोल रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर ब्राह्मणों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। हमारी तो पार्टी भी नहीं है वहाँ पे अभी कश्मीर में। तो देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ गलत होगा, वहाँ आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब दिखाई देंगे और उनकी टीम दिखाई देगी। जनता भरोसा क्यों नहीं करती आपके ऊपर? अभी तो आए हैं जनता को, अभी जनता ने हमें मौका नहीं दिया, हमें पहले जनता को मौका दे दीजिए। अभी इलेक्शन आए हैं, अभी हमें दिन ही कितने हुए हैं। अभी हम 17 में भी लड़े थे ना? 17 में तो हमारा इंट्रोडक्शन था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। उस वक्त हमारे पास कितनी ज़िला पंचायत की सीटें थी यहाँ पे, वो देख लिए। अब हमने जो ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़ा है उसका रिजल्ट देख लीजिए। तो जनता ने भरोसा जताया है हमारे ऊपर। हमारे क्या कहते हैं, कॉरपोरेटर भी जीते हैं, हमारे पार्षद भी जीते हैं, हमारे जो चेयरमैन के मेंबर हैं वो भी जीते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे ज़िला पंचायत भी जीते हैं, मुरादाबाद से भी जीते हैं। तो इस बार 100 में से क्या लग रहा है, 100 सीटों पर ही लड़ेंगे? 100 पर लड़ेंगे तो कितनी जीत रहे हैं? अब ये तो आवेदकों के ऊपर है, ये इसमें पार्टी डिसाइड करेगी किसको क्या देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कौन कितनी किसकी विनेबिलिटी है, ये तो पार्टी चेक करेगी। उम्मीद कितनी सीटें जीतने की है? हम तो जितनी सीटों पर लड़ेंगे उतनी सीटों पर जीतेंगे। 100 पे लड़ेंगे 100 जीतेंगे? जितने पे लड़ेंगे उतने पे जीतेंगे। हारने का सवाल ही पैदा नहीं है। हारने के नहीं कौन लड़, हम किसी को हराने थोड़ी आए हैं, हम ना किसी को जिताने आए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जो कमज़ोर गरीब तबका है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीडरशिप आनी चाहिए। सीधी सीधी बात है। हर समाज की है, मौर्य समाज की है, कुर्मी समाज की है, पटेल समाज की है, जाट समाज की है, जाटव समाज की है, यादव समाज की है, ब्राह्मण समाज की है, ठाकुर समाज की है, हर समाज की है। ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ये जितने समाज हैं ये सब एक साथ दिखाई देते हैं। कहीं ना ये जो मुस्लिम है, आपका बहुत बड़ा तबका कहता है कि हम समाजवादी को वोट देंगे, आपको ही गलत कहता है कि बीजेपी की बी टीम है, उसे कैसे रोकेंगे? देखिए बी टीम वाली बात अभी आपके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि हम समाजवादी के एजेंट हैं। तो अखिलेश कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। तो पहले वो लोग तय कर लें कि हम कहाँ किसकी बी टीम है, किसके एजेंट हैं, क्या है। हम तो जनता के लोग हैं। ये देखिए मसला क्या है कि ये लोग जो हैं, जो स्थापित पॉलिटिकल आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। एक कि जो अंडर करंट है मुसलमानों में, युवाओं में, ये उसको बिल्कुल इग्नोरेंस पर डाले हुए हैं, इग्नोर करे हुए हैं उस चीज़ को। यही काम इन्होंने एनआरसी सीए में किया था। ये समझ रहे थे कि हम लोग तो ठेकेदार हैं भाई। मुसलमानों ने समाजवादी को वोट किया, बीएसपी को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, ठीक। जब एनआरसी सीए का मैटर आया तो जो लीडरशिप थी वो खामोश होकर बैठ गई हर क्षेत्र की कि भैया जब हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दिल्ली से शाहीन बाग की शुरुआत हुई, मुरादाबाद की शुरुआत हुई, लखनऊ में घंटाघर की शुरुआत हुई। वो कौन लोग थे, कोई राजनीतिक लोग थोड़ी थे। वो मुसलमानों का एक अंडर करंट है जो निकल के आया। उसने कहा कि नहीं, ये देश मेरा है, मैं अपने देश को क्यों छोड़ूंगा, ये मेरा देश है, मैं यहाँ पे किराए पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे खैरात पे नहीं हूँ, ये मेरा देश है। ये कॉन्फिडेंस असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट में बिल फाड़ने से पैदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। शुक्रिया। तो हमारे साथ मुरादाबाद से AIMIM के नगर अध्यक्ष मौजूद थे। इनके आपने बात सुनी, इनका ये अपने बयान पर भी अटल हैं कि 11 लाख रुपए मैं दूंगा अगर कोई वसीम रिजवी पर जूते मारेगा। इस पूरे बयान पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।